स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 1 का जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आया हूं। और आज हम लोग एक एक करके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जो न्यूमेरिकल के प्रति डर है उस डर को मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राय जनरली बच्चों में क्या होता है, न्यूमेरिकल के प्रति डर होता है। वो थ्योरेटिकल सेक्शन को कर जाते हैं और न्यूमेरिकल सेक्शन से वो क्या होते हैं, डरते हैं, भागते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल से भागे नहीं, उसको जम के डट के मुकाबला कीजिए और देखिए सॉल्व करने के जब आप उसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये एनसीईआरटी का जो पहला एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो पहला 1.1 क्वेश्चन है, उस 1.1 को हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है। इनके बीच लगने वाला बल है, इनके बीच कौन कितना बल लगेगा वो हमें निकालनी है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो अब हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम फोर्स निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दो स्फीयर है, एक ये स्फीयर है और इसका जो चार्ज है, पहला स्फीयर पर जो चार्ज है वो चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। आराम से देखेंगे, कूलम फोर्स निकालनी है। और यहां से ठीक 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक और स्फीयर है, ये देखेंगे ना, और ये देखेंगे क्या हो गया, 3 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज है। और दोनों चार्ज दोस्तों पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच कौन सा बल लगता है, विकर्षण बल लगती है मेरे भाई। तो ये दोनों आवेशों के बीच कौन सी बल लगेगी, विकर्षण बल लगेगी। डेफिनेटली यहाँ पर विकर्षण बल लगेगी। तो अब आते हैं क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यू हमको दिया, सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, जो वैल्यू दिया पहले आराम से उसको लिख डालिए। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी फार्मूला लगेगी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये हमारा हो गया Q1 की वैल्यू होगी मेरे भाई 2 × 10⁻⁻7 कूलम। और ये मेरी होगी Q2 की वैल्यू होगी मेरे भाई 3 × 10⁻⁻7 कूलम। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, 30 सेंटीमीटर, यानी R का डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे यानी वो 100 में 2 जीरो आता है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगी। तो मेरे भाई 10⁻⁻2 मीटर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, क्या, वायु में एक दूसरे पे लगने वाला बल, कौन सा बल, तो दो चार्ज है मेरे भाई, और दो चार्ज, और दोनों चार्ज रखा हुआ स्थिर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स दो चार्ज की, क्योंकि चार्ज स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स लगेगा। और हम लोगों ने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा था कि कूलम फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0, और क्या आ गया दोस्तों, Q1 Q2 अपॉन R²। अब आते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग सभी लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, 9 × 10⁻, क्या होता है, 9 होता है। अब हम लोग देखेंगे Q1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, देखो तो यहाँ पर है 2 × 10⁻⁻7। अब देखेंगे Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻, क्या है, -7। अब हम लोग क्या करेंगे, अपन लोग करना क्या है, R² की वैल्यू पुट करेंगे। तो R² की वैल्यू देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो आइए दोस्तों अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते क्या है। तो F बराबर, अब हमारे पास हो गया 9, 2 को मल्टीप्लाई किए 3 से 6 हो गया, -7 -14 में 9 चला गया, 10⁻⁻5 हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितना हो गया, तो ये हो गया 900, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻4, और ये हमारे पास हो जाती है 100। ये 2 जीरो उसको दे दिए तो हमारे पास बच गया 6 और 10⁻⁻5, और 2 जीरो जब हम उसको दिए तो 10⁻⁻2, और ये -2 ऊपर जाएगा दोस्तों तो वो +2 हो जाएगी वहां पर।
तो यहाँ क्या बची 6 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस 2, इसका मतलब हो गया 6 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। और चूंकि ये दोस्तों ये फोर्स है और कोई भी फोर्स हो, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है मेरे भाई वो न्यूटन होता है। अगर यहाँ तो अभी फोर्स का नेचर नहीं पूछा, हो सकता है कि कोई कभी एग्जाम में फोर्स की नेचर पूछ दे। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों। तो इस पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होती है, रिपल्सन होती है। तो इस फोर्स की नेचर जो हो जाएगी रिपल्सन की हो जाएगी। तो आइए दोस्तों अब एनसीईआरटी की सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है वो सेकंड क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर माइनस 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो एक नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछता है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल कितना है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर। हमको डिस्टेंस को कैलकुलेट करना दोनों स्फेयर के बीच। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फेयर ड्यू टू फर्स्ट स्फेयर, यानी सेकंड स्फेयर पर कितना बल लगेगा पहले गोले के कारण। तो आइए तो देखते हैं कितनी आसान और कितने अच्छी क्वेश्चन है, यानी कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है। तो आइए आज इस क्वेश्चन का हम लोग मजा लेते हैं। क्या है, दो गोला है यहाँ, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में है दो गोला, तो एक गोला हम यहाँ दे दिए और ये क्या है देखो तो मेरे भाई 0.4 माइक्रोकूलम। और ये डिस्टेंस आज गायब है, ये आर जो है आपकी बिल्कुल नहीं है, ये आर अननोन क्वांटिटी है, ये नहीं दिया हुआ। एक और स्फेयर यहाँ ले लेते हैं हम, एक ये और स्फेयर है और ये है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कितने लग रही है 0.2 न्यूटन का लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये पॉजिटिव है और वो क्या नेगेटिव है, तो दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्ट किधर होगा टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ये जो स्फीयर है नेगेटिव चार्ज की ओर क्या करेगा अपने आप को अट्रैक्ट करेगा, वो इसकी ओर आकर्षित होगा। एफ की वैल्यू दिया, दोनों स्फीयर के बीच जो फोर्स लग रहा है मेरे भाई वो फोर्स कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। अब एक काम कीजिए, जो क्वांटिटी है सारे फिजिकल जो यहाँ दिया है वैल्यू सारे को हम नोट करते हैं। तो सबसे पहले Q1 चार्ज 1 क्या दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। चलिए इसको कूलम में रिप्लेस करते हैं तो 0.4 माइक्रोकूलम, इसमें 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। अब आते हैं Q2 का वैल्यू कितना दिया माइनस 0. आप यहाँ माइनस ये समझिए कि माइनस और प्लस ये दिखा रहा है कि वो आकर्षण या विकर्षण अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रही इसको सूचित करता है। कोई जरूरी नहीं आप माइनस लिखिए नहीं लिखिए उससे आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ अट्रैक्शन को सूचित करने के लिए दिया गया है। तो 0.8 माइक्रोकूलम इट मीन्स क्या लिख सकते हैं माइनस 0.8 और 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। अच्छा एक बात फोर्स की वैल्यू दिया है, फोर्स की वैल्यू हमारा कितना दिया है 0.0 मेरे भाई 2 न्यूटन। अब कहता है कि आर की वैल्यू आपसे मांग रही है, ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में हम लोग पढ़े हैं एफ इक्वल टू क्या पढ़े मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या पढ़े Q1 Q2 और क्या पढ़े आर स्क्वायर। अपन लोग को चाहिए क्या आर चाहिए, आर को मेरे भाई ऊपर ले आते हैं एफ नीचे चला गया तो हमारे पास बचा आर स्क्वायर बराबर सबसे पहले हम लोग अच्छा एक बार लिख लेते हैं Q1 Q2 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एफ बच गई। चलिए नाउ यू शुड पुट द वैल्यू ऑफ Q1। तो दोस्तों Q1 की वैल्यू कितनी है तो देखिए है ना Q1 की वैल्यू है 0.4 10 टू दी पावर माइनस 6 सॉरी पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब Q1 की वैल्यू पुट करते हैं Q1 की वैल्यू कितनी होगी तो 0.4 10 टू दी पावर माइनस 6। Q2 की वैल्यू पुट करते हैं चूंकि ये तो फोर्स अट्रैक्शन की है इसलिए माइनस को हटा देते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 हो गई मेरे भाई। अब
f की वैल्यू पुट करते हैं तो f की वैल्यू कितनी है, तो हमारा यहाँ पर दिया है 0.2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया मेरे भाई 0.2 लिख लिया। चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म एक बार में दोनों, 2 दूना 4 हो गया, 9 दूना 18, 18 को 8 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो 144 होती है। तो हमारे पास कुल मिला के आ गया 144। अच्छा एक बात करते हैं, ये पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग 10 लाते हैं। अब आराम से देखिएगा, अब देखते हैं हमारे पास कितना बचा, -6 और -6, -12 हो गया। -12 में अगर 9 चलेगी तो -3 हो गई, तो 10 टू दी पावर -3, और ये ऊपर गया तो 10 टू दी पावर -4 हो गया r²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे मेरे भाई, तो उधर जाके क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा। मैं थोड़ा सा इधर मिटा लेता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसको हटाते हैं तो r बराबर अंदर रूट ओवर 144 10 टू दी पावर -4। भाई मेरे 144 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो आप सभी जानते हैं 12 होती है, और ये 4 गो है वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में जोड़ा में से एक निकलता, पेयर में से, तो इसका होगा 10 टू दी पावर -2 मीटर। आप इसको अगर हटाएंगे तो ये सेंटीमीटर भी हो गई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं =12 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गई। अब देखते हैं क्या सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, जैसा ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर क्वेश्चन होगी। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगा। अब दूसरे यानी फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर हमको निकालने, सेकंड स्फीयर पर कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। अच्छा एक बात बताइए मेरे भाई, तो दूसरे गोले पर, तो पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण कितना लग रहा है, तो F21, ये फोर्स जो लग रही है, तो पहले गोले पर 0.2 न्यूटन का लग रहा है ये। अच्छा एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट एंड रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत यहाँ पर आप लिख सकते हैं गति के तृतीय नियम से, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स क्या हो गया, अगर दूसरा गोला पहले पर इतना फोर्स डाल रहा तो पहला गोला भी दूसरे गोले पर उतने ही फोर्स डालेगा, जितना फोर्स पहला गोला ने डाला उतना ही दूसरे स्फीयर भी उतना ही अमाउंट का फोर्स डालेगा। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। तो आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखता है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बीमाहीन है। हमको ये दिखाने, ये जो रेशियो दिया है ये बीमाहीन है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। भौतिक नियतांक सारणी को देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करें। इस रेशियो की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आते थोड़ा कहता है चेक दैट द रेशियो Ke² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का वैल्यू, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अब इस रेशियो है ना कि जो वैल्यू क्या होगी हमें वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, देखते हैं। आपको 2 तरीके हम इसको बनाएंगे, 2 तरीके बनाएंगे कैलकुलेशन, इसके वैल्यू निकालने के भी 2 तरीके बताएंगे, डायमेंशन निकालने के 2 तरीके बताएंगे। तो आइए तो देखते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम डायमेंशन निकालने का पहला तरीका देखते हैं, फिर जनरली जो टीचर लोग यूज करते हैं, फिर दूसरा तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो, कौन सा रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया है हमारा Ke² और ये हो गया G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले हमको क्या K का डायमेंशन लिखना। तो बाबू हम लोग एक बात पढ़े थे, F बराबर K, और ये पढ़े थे हम लोग Q1 Q2 और अपन क्या पढ़े थे R², ये हम लोग ने पढ़ा था। हमें चाहिए K, तो वो उधर चला, K बराबर क्या हो गया F R² और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में Q1 और Q2। अब हम लोग देखो बाबू रे, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या बाबू, ये फोर्स का हम लोग लेते हैं। तो फोर्स का क्या होता है mL/T⁻², और ये R का तो L² हो गया, चार्ज का AT, फिर क्या हो गया AT। तो टोटल मिला के ये किसका डायमेंशन निकलेगा, K का निकलेगा। तो हम लोग K का आते हैं, तो K के लिए हम लोग क्या लिखते हैं M, तो ये होगी मेरे भाई M। अब देखते हैं L⁻1 और L⁻2, तो L की पावर यहाँ पर 3 हो गया डायमेंशन, और ये T⁻1 और
तो ये ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, टी की पावर -4 हो जाएगी, और ये ए के ऊपर जाएगी तो ए की पावर -2 हो गई। ये हम लोगों ने पहले आपको बताया भी था, ये के का हो गया। ई क्या है दोस्तों, तो ई चार्ज है, और चार्ज के लिए हम लोग ऑलवेज लिखते हैं ए टी, तो चार्ज के लिए हमने ए टी लिखा जी। अच्छा एक बात बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ के रखा जी m1 और m2 अपॉन क्या पढ़ के रखा, आर स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो जी बराबर क्या हो गई, तो जी बराबर हो गई एफ आर स्क्वायर, और ये हो गया मेरा m1 और ये क्या हो गया m2। एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की डाइन फार्मूला होगी एम एल टी पर पावर -2, और ये क्या हो गई, आर की होगी एल स्क्वायर, फिर ये हो गई एम और मास, और ये भी मास है तो मास की फिर हो जाएगी एम हो जाएगी, ये एम कैंसिल हो गया। तो मेरे भाई अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो m की पावर हो जाती है -1, जैसा ध्यान दीजिएगा, m की पावर हो गई -1, और हमारे पास बची क्या, हमारे पास m की पावर -1 हो गई, l की पावर 3 हो गई, l की पावर 3 हो गई, t की पावर हो गई -2, t की पावर हो गई -2। ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट का होता है ये डैम फार्मूला। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चूंकि मास है तो मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे m, और मास ऑफ प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, तो ये भी m लिखेंगे। मेरे भाई देखो तो क्या क्या हो रही है, अगर हम इस m को इस m से काटे कैंसिल हो गया, ये माइनस पावर ये प्लस कैंसिल हो गया, यानी m की पावर 0। आप काट भी सकते हैं, मैं काटूंगा नहीं क्योंकि गंदा लगेगा देखने में। अब देखते हैं l की पावर 3, l की पावर 3, ये और ये कैंसिल, तो ये l कैंसिल हो गया तो l की पावर 0 होगी। अब t की पावर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो t की पावर दोस्तों है ना, यहाँ पर e स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर हमने स्क्वायर देना भूल गया, तो t की पावर देखते हैं, t की पावर यह -4 है, और ये हो गया t की पावर 2, और ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी प्लस, तो +4 हो जाएगी, तो 4 और ये -4 कैंसिल, तो t की पावर क्या होगी, 0 होगी। अब a की पावर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो a की पावर 2 है या -2 है, तो यानी a की पावर क्या होगी, 0, यानी ये हो गया, कोई डायमेंशन नहीं आई, कोई बीमा नहीं आई, ये क्या हो गई, बीमाहीन हो गई। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपको ये इस तरीके से मालूम है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक शॉर्टकट मेथड में ले जा सकते हैं, और वो मैं शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो ये पेन अभी आप उतार लें, ये भी एक सही तरीका है। और करें क्या, अब मैं आपको देखिए एक और तरीका हम लोग यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में हम इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, के ई स्क्वायर, इसको भी r से डिवाइड कर देता है, r स्क्वायर से, और ये क्या आ गया g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको भी हम r स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, के ई स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये क्या हुआ, कूलम फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन के बीच है तो ये कूलम फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जी एम ई, ये अदर मेथड है, ध्यान रखेंगे, जी एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन आर स्क्वायर, ये कौन सा फोर्स हो गया, तो ये फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स एफ। अच्छा एक बात बताएंगे आप सभी दुनिया में कोई भी फोर्स हो उसका डाइन फार्मूला एम एल टी पर पावर -2 होगा, ये भी होगा एम एल टी पर पावर क्या होगा, -2। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आएगा, एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, टी पर पावर 0, ए पर पावर 0, फिर भी दूसरे तरीके से भी हम देखें तो ये डायमेंशन लेस आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ी सी इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है सारणी को देखकर, तो सारणी को ये थोड़ा बहुत छोटा छोटा वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन भी दे सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। दो तरीके आपको बताते हैं, एक शॉर्टकट मेथड और एक मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड भी करके दिखा देते हैं। तो के की वैल्यू दोस्तों आप लोगों को बताया गया था, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 टू द पावर क्या होता है 9। अब देखते हैं ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी होगी 1.6 × 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर हो गया। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ जी की, तो जी की वैल्यू हमारा कितना होता है बाबू 6.67 10 टू द पावर -11 होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का एम ही मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg होता है ना,
अब देखते हैं क्या मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 और 10 टू दी पावर माइनस क्या होता है 27। तो दोस्तों आइए अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 2304 आएगी, है ना। और ये क्या होगी 10 टू पावर माइनस 38, 38 में 9 चला गया, देखो ना 19 दूना 38 माइनस 38, 38 में बाबू 9 चला गया, 10 टू दी पावर कितना बचा माइनस 29 बचा रे। ये कितने 2 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ जाएगी, यहाँ हो जाएगी। अब दोस्तों इसको और इसको मल्टीप्लाई, दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 1013639 ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखते हैं कितने डिजिट बाद पॉइंट देना बाबू, देखो तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो यहाँ हमने पॉइंट दे दिया बाबू रे। अब 10 की पावर को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, 10 की पावर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसको दे दिए 42 और 27 तो हो गया 10 टू दी पावर माइनस 69। अब ये ऊपर जाता दोस्तों तो आप लोग देखिएगा ये ऊपर जाएगा तो होगा 23, है ना, 23.04 और 10 टू दी पावर ये क्या हो गया माइनस 29 और प्लस 69 और यहाँ हमारा हो गया 101.363 और ये 99। तो दोस्तों एक काम करते हैं, तो ये लगभग किसके बराबर है 23 के, अप्रोक्सीमेट अगर हम माने तो ये लगभग 23 के बराबर है और ये 101.36। तो अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम लोग कुछ बढ़ाने घटाने पर विचार करते, लेकिन 5 से छोटा उसको हटा दीजिए, अप्रोक्सीमेट मान लीजिए। तो ये मेरी हो गई 101 और ये 10 टू दी पावर कितना हो गया 40। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 23 को अगर हम लोग 101 से भाग तो लगभग इतना आएगी। तो हमें इसको काटने के बाद हमारे पास आई 0.2227 और 10 टू दी पावर 40 है ना। अब इसको एक घर पीछे करेंगे तो माइनस दे देंगे, तो माइनस या एक माइनस देंगे तो 39 हो जाएगी। 2.27 10 टू दी पावर 39 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी। अगर एग्जाम में मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप लोग है ना ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो लगे कि ऐसे क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से देखनी है तो उनको कैसे सॉल्व करें, तो आप देखिए ऐसे कर सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा सा है ना मिटा देता हूं और दूसरे तरीके में यहाँ तक तो आपको लिखना ही होगा वैल्यू। यहाँ तक लिखने के बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 9 और अगर दूसरे तरीके से ये 9 और ये 10 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 9 और ये क्या लिख सकते हैं 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, दो बार लिख सकते हैं 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया 6.67, अब ये हो गई हमारी जाकि 10 टू दी पावर माइनस 11 और ये मेरी हो गई कितनी होगी 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 और इसको 1.67 10 टू दी पावर माइनस 27। ये उतना नहीं करने से बचने के लिए हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। तो इसको मान लीजिए लगभग अप्रोक्सीमेट 1.6 है और ये भी 1.6 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं काट दीजिए 1.6। ये अप्रोक्स वैल्यू आ गई, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट एकदम अप्रोक्स लगभग मिलता हुआ मान आएगी ना। अब ये देखिए 9.1 है, ये 9 है, तो लगभग मान लीजिए कि 9 है, ये और ये कैंसिल कर दीजिए। अब जो बची आपके पास, तो अब आप देख सकते हैं क्या बची, तो हमारे पास जो बच रही है देख लेते हैं कितनी जल्दी कितनी इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगी अगर अप्रोक्सीमेट हम लोग मान के चलते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ बची कितना बची, ये बची क्या 1.6 और 10 टू दी पावर मैंने 38 है ना, ये क्या बची 10 टू दी पावर माइनस 19 और माइनस 19 38 में 9 चला गया माइनस 29। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं क्या है, ये 5 से बड़ा है, लगभग 7 के बराबर है, लगभग अप्रोक्सीमेट 7 हो गया। अब यहाँ पर पावर तो अभी सॉल्व करके दिखाए थे, 10 टू दी पावर क्या हो गया माइनस कितना होता है 69, इसको ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो गया 1.6 और ये ऊपर चला गया 10 टू दी पावर, ये माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 10 टू दी पावर 40 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। एक काम करते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो कितना होता है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 बचा हमारा कितना बच गया 2, फिर 7 दूना 14 बच गया क्या मेरा 6, 7 8 56, तो ये आ गया 0.228 इंटू 10 टू दी पावर 14, इसको पीछे कर देंगे तो 2.28 10 टू दी पावर 39। ये भी है एक तरीका, ये भी है और एक तरीका वो भी था। तो दोस्तों अब आगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने लगी, अब आगे का जो न्यूमेरिकल है अगले वीडियो में मैं डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।